सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुहाफिज का काम हिफाजत करना है, अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत व आबरू की हिफाजत, यही एक मुहाफिज की जिम्मेदारी है। जो शख्स भी मुहाफिज बनने का फैसला करता है वो यही सोच कर मैदान में उतरता है, मुहाफिज की वर्दी पहनता है। मगर सितम देखिए कि हमारे यहाँ गंगा ही उल्टी बहती है। यहाँ जो जिसका काम है, जिसके लिए रखा जाता है, उसके लिए वही सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आता है। ये वारदात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये है तो कराची की, मगर सच पूछिए तो यही पूरे पाकिस्तान का नौहा है। खबर यह है कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने औरंगी टाउन के घर पर छापा मारा, लेकिन पुलिस पार्टी ही डकैत बन गई। 2 करोड़ रुपए और 60 से 70 तोले सोना लूट कर फरार हो गई। सीसीटीवी वायरल होने के बाद आईजी सिंध के नोटिस पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी, ज़ेरे तरबियत डीएसपी उमैर और इनके साथ 5 एहलकारों को जिम्मेदार ठहराया गया। ज़ेरे तरबियत डीएसपी के बारे में इंकशाफ हुआ कि वो मजीद वारदातों में मुलव्वस है। इससे लगता है जैसे उसे तरबियत ही डकैतियों की दी जा रही थी। अब इन अफसरान और एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये बड़ा अहम होगा। पाकिस्तान की बात करें तो मुल्क के लिए इस वक्त सबसे अहम इंतखाबात के इनेकाद है। सियासी महाज पर नून लीग पकड़ाई नहीं दे रही। इलेक्टेबल्स की शमूलियत, इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट, हर जगह नून लीग मुतहरिक नजर आती है। राना सनाउल्लाह तो अक्सरियती हुकूमत का दावा करते हुए हुकूमत साजी का प्लान भी दे चुके हैं, जबकि बिलावल बुजुर्ग और नौजवान सियासतदानों का बयानिया बनाने की कोशिश में है। पीटीआई की बात करें तो पार्टी ही नहीं, इसका इंतखाबी निशान भी खतरे में लग रहा है। कल इलेक्शन कमीशन इस हवाले से महफूज फैसला सुनाने जा रहा है, जिससे इंतखाबात का मंजरनामा भी वाज़ेह हो जाएगा। सियासी महाज पर चल क्या रहा है इसी से आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ीक रिजवाना साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, और शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हमारे साथ होंगी। रफ़ीक रिजवाना साहब, सबसे पहले सिंध की बात करते हैं। सर, ये जो हम इत्तेहाद होता देख रहे हैं MQM और नून लीग के दरमियान, शायद और जमातें भी साथ मिल जाएं, ये पहली दफ़ा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए ऐसा किया जाए, लेकिन उन्होंने तो 2/3 मेजॉरिटी पिछले 15 साल से कायम रखी। इस दफा ऐसा क्या है कि आप समझते हैं पीपल्स पार्टी को गिरा सकेंगे? गिराने की बात नहीं होती है, ये एक इलेक्शन है, मुकाबला है। हर जमात ने अपनी मेहनत करनी है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, तरीकाकार बनाना होता है और अपनी कामयाबी के उन्होंने जो है रास्ते इख्तियार करने होते हैं। गिराने वाली बात नहीं है, ये तो एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है और जमहूरी अमल है। इत्तेहाद होना, सीट एडजस्टमेंट होना, तो ये जमहूरी इत्तेहाद की एक पेशरफ्त है, अच्छी बात है। इसमें कोई ऐसी ये चंबे की बात भी नहीं है। और एतराज़ करने पे आए तो हर बात पे एतराज़ हो सकता है। साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी, जिस तरह निहाल हाशमी साहब ने कहा कि जी अब जो मियां नवाज शरीफ का विजन है या एजेंडा है वो अब सिंध में भी लेकर आएंगे। सर, वो क्या है, वो एजेंडा बताइएगा। सर, बीएन की बात यह है कि वो निहाल हाशमी साहब ने जिस अंदाज में कहा, उनका अपना एक तरीक़ेकार है सिंध में ले आने की बात जो है, बल्कि इसको बढ़ा के बात को आगे इस तरह चलाया जाए कि वो पाकिस्तान के बारे में बीएन देना चाहते हैं। उन्होंने निहाल हाशमी साहब ने, मेरा ख्याल है, इसको महदूद अल्फाज में बात की है। मैं ये समझता हूँ कि हर लीडर अपने तौर पे वो पाकिस्तान की बीएन देने की कोशिश करता है और मियां नवाज शरीफ साहब ने अब तक जो भी उनके अदवार हुकूमत रहे हैं वो कम से कम निस्बतन बाकी हुकूमतों से बेहतर थे। एतराज़ करने पे है तो हर हुकूमत पे एतराज़ हो सकता है। तो उनकी बीएन पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा पाकिस्तान को माशी तौर पर हमने तरक्की दे रही है, डबल ट्रिपल स्पीड से काम करना है, सबने मिलकर काम करना है। तो वो ये पाकिस्तान की बीएन है, सिंध और पंजाब की बात नहीं है। मैं इस बात को जरा थोड़ा सा मजीद वजाहत सिर्फ सिंध की बात नहीं है। रिजवाना साहब, जो हम माहौल देख रहे हैं अब, ये सिर्फ इलेक्शंस तक है, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी दोबारा, जिस तरह हमने 16 महीने देखे, सब इकट्ठे हो सकते हैं? लेकिन ये मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे होना कोई अजीब बात भी नहीं है और हो भी सकते हैं। ऐसी कौन सी बात है? जब मुल्क चलाने की बात है, चलाना ही मुल्क है। सियासत तो सारों ने, हर जमात ने कई दफा कर चुकी है, हुकूमत साजी कई दफा हो चुकी है। अब तो जो भी हुकूमत साजी हो, जिसकी भी हुकूमत बने, तो सबको चाहिए मिलके काम करे। जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक मुस्बत सोच है, सारों की मिलके काम करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त मजीद या आइंदा आने वाले वक्त में
कि इस तरह की मजीद जो है ना वो इंतशार या इस तरह की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जी अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, सवाल तरह कि मैं आपके सामने ये रख दूं, देखने वालों के सामने भी, उनको दिखा भी दें, सुनवा भी दें कि निहाल हाशमी साहब ने क्या कह दिया है कि कितना गला सड़ा निज़ाम है सिंध का और इससे निजात किस तरह से दिलानी है। जी शर्मिला साहब, आपने सुना होगा गला सड़ा करप्ट निज़ाम 15 साल, ये जनाब निहाल हाशमी साहब के अल्फाज हैं, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इलेक्शन का वक्त है, ज़ाहिरी बात है कि तल्ख कलामियाँ होंगी, कुछ ऐसी बातें भी कही जाएंगी जो नामुनासिब हैं। बहरहाल हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सिंध में हर बार पहले से ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी हर इलेक्शन के अंदर निकालती है। अच्छा, और अगर इतने ही अच्छी स्पीड है शहबाज शरीफ साहब की, तो इस 16 माह के अंदर ना बेरोज़गारी कम हुई, ना गुर्बत कम हुई, ना महंगाई कम हुई, तो वो स्पीड हमें अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आई। हमें तकलीफ़ है इस बात की, हमें दुख है, क्योंकि हमने उन्हें वज़ीर आज़म बनाया और हम समझते थे कि वो शायद डिलीवर कर पाएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। अब सिचुएशन ये है कि सिंध के अंदर PMLN के कोई खातिर ख्वाह वोट्स नहीं हैं। अब अगर तो इतनी अच्छी तरक्याती काम इन्होंने किए होते और पूरा पाकिस्तान सिर्फ मियाँ साहब की जानिब देख रहा होता कि वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, तो फिर उन्हें एक छोटी जमात जो कि MQM है उसके साथ इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। फिर तो वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लड़ते इलेक्शंस। लेकिन अब पंजाब में तो वो कोई इत्तेहाद नहीं बनवा रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पर उनके वोट्स हैं। लेकिन जहाँ नहीं है, और इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी उनको छोटी जमातों की ज़रूरत पड़ गई। तो अगर ऐसी बात है तो फिर सिंध और बलूचिस्तान के अंदर वो इत्तेहाद ना बनाते, छोटी जमातों के इलेक्टेबल्स ना लेते। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए क्या किया, ये जो अभी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे गला सड़ा निज़ाम, मैं इसके ऊपर तो ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक अहम बात ज़रूर बताऊँगी जो कि शायद आपको भी मालूम है कि अभी जो माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में सैलाब आया पाकिस्तान में और सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा सिंध हुआ। सूबा सिंध के अंदर जो सैलाब ज़दगान के घर बना के दे रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। 21 लाख घर बना के देना ये कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें से ऑलमोस्ट 3 लाख घर बना के दे दिए गए हैं। बाकी घर रुक चुके हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स रोक दिए थे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर हेल्थ का निज़ाम देखें तो अगर आप गम्बट इंस्टीट्यूट को देख लें जहाँ पर फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है, NICVD को आप देख लें, आप बाकी अस्पतालों को देख लें जिसको सिंध गवर्नमेंट फ़ंड भी करती है, तो आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जो बेहतर निज़ाम है सेहत के हवाले से वो सूबा सिंध के अंदर है। अगर मैं इसी पर तबसरा करती रहूँ और बाकी चीज़ों पर बात करूँ तो शायद आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। इसी का जवाब ले लेते हैं, हम बैठें और सिर्फ इसके ऊपर बात करें। ठीक है रिजवाना साहब, जिस तरह आपने सुना शर्मिला साहब कह रही है, यानी काम किए होंगे तो लोग 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। फिर ये बात जो उन्होंने की कि इसका मतलब है नेशनल पार्टी तो ना रही नून लीग, ना उसका वोट सिंध में है, ना बलूचिस्तान में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में है, इसलिए वो जा जाकर दूसरों को साथ मिलाने की सीट डिस्प्ले की कोशिश करें कि हमारा तो यहाँ वोट नहीं है, आप हमारे साथ मिल जाएं। जी रिजवाना साहब मेरे से बात कर रहे हैं? जी सर आप सही। देखिए जी, मैंने पहले भी गुजारिश की है बड़े एहतराम के साथ अपनी मोहतरमा साहिबा बहन के गुफ्तगू से पहले कि कमजोर कौन है ताकतवर कौन है इसकी बढ़के मारने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, कोई भी हो, आने वाला वक्त ही सारी चीजों को बता देगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की आप सियासत देखें, बलूचिस्तान के मखसूस और बारूजी सियासी हालात देखें, तो वहाँ पे जो भी इलेक्टेबल्स है या जो भी जमातें हैं वो हमेशा मरकज में जाने के लिए किसी से इलाज करते हैं, और मेन स्ट्रीम में रखने के लिए बड़ी जमातों को हमेशा इन सूबों और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के सूबे के लोगों के साथ अपना एतमाद कायम रखने और
इत्तेफाक कायम रखने के लिए इस तरह के इत्तेहाद किए जाते हैं और अलायंसेस की जाती है। ठीक है, इलेक्शंस के बाद होता है जब पार्टी को जी हर पार्टी इलेक्शन में जाती है और अपना वोट बैंक शो करती है। मेरी बात तो सुन ले। जी बात ये है कि इलेक्शन के बाद या पहले कहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन के बाद होता है, ये एक रिवायात है। कभी इलेक्शन के बाद हो गया, कभी इलेक्शन से पहले हो गया। अगर इलेक्शन से पहले अगर हुआ है तो इसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स है, लोगों को एक मैसेज आता है कि देखे इस जमात ने वहां भी जाकर इत्तेहाद कर लिया, MQM से भी कर लिया, तो इस जमात के हुकूमत साजी के चांसेस ज्यादा हैं। तो लोगों के ज़हन में ये बात जाती है, ये तो पॉलिटिकल गेम है, ये तो पॉलिटिकल जो है ना तरीकाकार है। अब इस पर कोई परेशान हो तो उसका हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है, इसको आगे बढ़ने दे। इसमें ऐसी कौन सी चंदे की बात है? अगर हम कहते हैं कि हमारे बलूचिस्तान की जमातों के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वहाँ जो लोग इलेक्टेबल चाहिए, वहाँ के लोग जो सियासी तौर पर मैटर करते हैं वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, तो क्या ये एक नेशनल मैसेज नहीं जाएगा? इसी तरह से MQM के साथ है तो नेशनल मैसेज नहीं जाएगा। सपोज इसको दूसरी साइड पे देख लेते हैं, फर्ज किया यही इत्तेहाद अगर पीपल्स पार्टी के साथ जब हो रहा था बाप पार्टी का, हमने तो कोई बयान नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, ये इत्तेहाद होते रहते हैं, अच्छी बात है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ हो गया होता हमने तो कोई कम से कम एतराज नहीं होना था कि क्यों हुआ है। हर जमात अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पहले तो अपनी पांव पे खड़े होने की कोशिश करती है जितना खड़ा हो सकती है, और उसके बाद वो साथ अपने दस्ते बाजू दूसरी जमातों को इत्तेहाद करके पहले भी मिला सकते हैं। इसमें कौन सी बात है, बल्कि इसमें हमारे इलेक्शन पर इसका बड़ा पॉजिटिव असर होगा। चलिए सर, आपका पॉइंट वैलिड है। शर्मिला साहब, ये बात तो सही है कि सबको पता चल जाए कि जी नून लीग आ रही है, सारी जमातें उसकी तरफ जा रही हैं, तो ये एक पॉलिटिकल गेम है और ये एक टैक्टिक है। तो अब इस दफ़ा पीपल्स पार्टी क्यों नहीं आगे बढ़ती? जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, राना सनाउल्लाह साहब ने तो वाज़ेह स्टेटमेंट दे दिया है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे और पंजाब जो है वज़ीर आला बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब को संभालना चाहिए। उन्होंने कहा जी मेरी ज़ाती राय है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा जी वो नवाज शरीफ नज़र आ रहे हैं। तो इस पर उन्होंने जिस तरह से जो बात कही है कि एक दफ़ा फिर लग रहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई वाला कॉम्बिनेशन चलने वाला है। शर्मिला साहब, पीपल्स पार्टी अब क्यों नहीं सपोर्ट करती? शहबाज शरीफ साहब को अगर कर सकती है तो नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं? देखिए, बात हमारे सपोर्ट करने की नहीं है, बात यहाँ शफाफ, मुनसिफाना, आज़ाद इलेक्शंस की है। देखिए, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं सुनती हूँ कि इनको पहले से हर चीज़ पता होती है। इनको मालूम था कि फरवरी के अंदर इलेक्शंस होंगे, इनको लगभग तारीख भी मालूम थी, पहले से अनाउंस कर चुके थे। उस वक्त भी हम सवाल कर रहे थे, भाई आपको कैसे मालूम, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अच्छा, इनको पता था कि मियाँ साहब आएंगे और मियाँ साहब जेल नहीं जाएंगे, मियाँ साहब तो जलसा करेंगे, अब इनको कैसे मालूम था? अच्छा, अब इनको ये भी मालूम है कि मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और उनकी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, ये तो अदालतों का काम है, अब इनको कैसे मालूम है? तो फिर तो हम ये सोचते हैं ना कि जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मैच फिक्स्ड है, तो फिर मैच फिक्स्ड है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो सारी जो एक जैसे कहते हैं ना, एक हवा चल रही है और जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि जी मैच फिक्स्ड है, ये सेलेक्ट होने जा रहे हैं, इसको ये मज़ीद तक़वियत दे रहे हैं इस किस्म की बातें करके। अगर आपने 3 रोज़ कबल डॉन का एडिटोरियल पढ़ा होता तो उसमें लिखा था रिपीट टेलीकास्ट, और उस एडिटोरियल में ये लिखा है कि जनाब 2018 के इलेक्शन से हम कुछ नहीं सीखे। 2018 में भी सिलेक्शन हुई और अब 2024 में भी सिलेक्शन होने जा रही है, और इमरान खान की जगह अब किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है। और फिर उस एडिटोरियल में इस अफसोस का इजहार भी किया गया कि पीपल्स पार्टी जिन अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को डिफीट करना चाह रही थी PDM बना के, वो दोबारा से तक़वियत पकड़ रही हैं। तो अब देखिए ना, अगर इस बाज़ार में बिकने को कोई तैयार है तो ख़रीदार तो बहुत हैं, क्यों नहीं हम आवाम के पास जाते, आवाम के वोटों पर एतबार करते? Why don't we respect the ballot? Why don't we respect the opinion of the people? लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने दें, बैलेट पे डाका मत डालें, अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन पे जाए। अगर आपने इतने अच्छे काम किए, आप इतने पॉपुलर हैं और आपको एतमाद है अपनी मकबूलियत के ऊपर, तो फिर तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना MQM की, ना बाप की, ना फलां की, ना किसी की। लेट्स गो इनटू इलेक्शंस, मुकाबला करें, देखें आपको कितनी सीटें मिलती हैं, और अगर आपको अवाम सेलेक्ट करती है तो 100 बिस्मिल्लाह हुकूमत बनाए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन उस वक्त जब आप वोट को इज्जत दो का जो नारा लगा रहे थे पिछले 4 साल से, वो आज भी अब उस पर कायम और दायम रहें।
लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो चुके हैं और सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर पीपल्स पार्टी नहीं साथ दे सकती। जी सही। अच्छा रिजवाना, वोट पे डाका नहीं पड़ सकता। ठीक है, वो कहाँ गया रिजवाना साहब, वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ चला गया? और जब साथ चल रहे थे हुकूमत में तो उस वक्त तो इस तरह की बातें नहीं थी, तो ये सब कैसे पता लग जाता है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, ना तो वो जेल जाएंगे, उनको रिलीफ भी मिलेगा अदालतों से, सारा कुछ बिल्कुल होता रहेगा, इलेक्शन फरवरी में होंगे, जमातें भी सारी साथ आएंगी, तो ये तो अब एक प्रेशर तो बन रहा है कि सब कहीं और से हो रहा है और सारी चीज़ें पहले तय हैं। देखिए, ये प्रेशर बनाने की बात नहीं है, ये अपनी अपनी इख्तरा परसेप्शन है अपना अपना, ठीक है। जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं वो इसको ज्यादा हवा दे रहे हैं, और हम लोग जो है, हमें इस बात का मतलब यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि हम इलेक्शन जीतेंगे, हमारे इत्तेहाद भी जीतेंगे, और हो सकता है कि मिलकर हुकूमत बने या अक्सरियती जमात भी ऐसी वैसे बने। तो इसमें वो कहते हैं वामेला का मतलब मर्द जो है ना, उसकी लीडरशिप नहीं है। लोगों को रेलों के अंदर ये बात डालने की नाकाम कोशिश हो रही है कि वोट को इज्जत दो का जो नारा है हम छोड़ चुके हैं। वोट को इज्जत दो, अब बात ये है कि जब वोट पड़ेगा, वोट को इज्जत देंगे जिस बंदे ने आपको वोट दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्ट हुए, या जिन लोगों की मदद से आप जो है, मदद से मुराद ये है जरूरी लोगों की जो इलेक्ट होके आते हैं, हुकूमत बनाते हैं, तो वो जहाँ से वोट लेके उनको इज्जत देने वाला कॉन्सेप्ट है। अब सपोज कि बलूचिस्तान के दोस्तों ने हमारे साथ इत्तेहाद किया है या हमारी पार्टी में शामिल हुआ, ठीक है, वोट को इज्जत दो का मतलब ये तो नहीं है कि बलूचिस्तान के वोट गए, बलूचिस्तान के वोटर की इज्जत नहीं होगी। बलूचिस्तान से जो लोग मुंतखब हो गए हमारे साथ चलेंगे तो अपने इलाके का जो काम करेंगे वो वोट को इज्जत ही देंगे ना। जितनी डेवलपमेंट होगी, जो भी हुकूमत आएगी, किसी भी हुकूमत आए सपोज, तो वोट को इज्जत देने वाला बयानिया जो है वो बुरा तो नहीं है। और हमने क्या कर दिया ऐसा जो वोट को इज्जत हम नहीं दे रहे? एक तो प्रोपेगेंडा है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में नेगेटिव चीजों को पेश करके, और अगर सियासत चलानी है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कहाँ चलेगा? फिर पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा अगर यही वतीरा रहा? ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया, सबने देख लिया। अब पाकिस्तान के सियासी अंदाज को बदलना पड़ेगा। सिर्फ एक जमात की बात नहीं है, मैं ओवरऑल अपनी 40 साल तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो शोध मेरे पास है। हम यहाँ अब भी अगर 10 सुबरे बांध रहेंगे, हम यहाँ भी अब अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो बस ये खराब है जी, इनसे काम नहीं हुआ जी, ये नाकाम है जी, ये वोट को इज्जतों का नारा कहाँ गया? तो we remain in this situation discussing criticizing the people and not improving ourselves। अपनी सलाह करो, अपने आप को बेहतर अंदाज में। रिजवाना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर यही बात तो निहाल हाशमी साहब ने क्रिटिसाइज ही किया है ना कि 15 साल से करप्ट और ये निजाम गला सड़ा निजाम। निहाल हाशमी साहब देखिए, मेरी बात सुनिए, निहाल हाशमी साहब का अपना एक राय है। निहाल हाशमी साहब की जो राय है वो कोई जमात की राय नहीं हो सकती, पार्टी पॉलिसी नहीं हो सकती है। उन्होंने अपने कराची में रहते हैं, सुन ले, उनको कराची का तजर्बा ज्यादा है। उन्होंने कराची के बारे में अगर बात की है तो उनसे ही पूछे ना। मैं निहाल हाशमी साहब के इस गुफ्तगू पे मैं क्या बहस करूं? अच्छा, मैं एक नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। निहाल हाशमी साहब कराची के, कराची की बात वो करते हैं तो कराची वाले उनसे पूछे वो क्या बता रहे हैं। मैं भी कराची का बड़ा रेगुलर विजिटर हूँ, सिंध का बड़ा रेगुलर विजिटर हूँ, मुझे सिंध के इंटीरियर का बहुत पता है, मगर मैं नहीं चाहता कि इस तरह की बातें करें जिससे हमारी सियासी जमातों में खलीज वसी हो। नो, आई डोंट लाइक इट। नहीं, रिजवाना साहब बहुत अच्छी सोच है आपकी, मगर जाहिर है कि वो खुद तो नहीं गए जाकर एमक्यूएम के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे, पार्टी ने उनको कहा है और वो पार्टी की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, देख मैं कह रहा हूँ निहाल हाशमी साहब को मेरे साथ इतना डिस्कस न करें, हमारे दोस्त है, उन्होंने अपनी एक राय दी है, तो अब मुझे क्यों इस बात में फंसाते हैं कि पार्टी ने उनको टेलीग्राम दिया या ईमेल किया भी इस तरह का बयान दे। मेरी एक बात सुन ले, मोस्टली हमारे दोस्त जो है मेरे समेत, हम लोग देखते हैं कि पार्टी की पॉलिसी क्या है और हम एक जनरल जो है ना अपने तजर्बे पे उस बात पे बात करते हैं। हर चीज पे आप ये नहीं कहते कि पार्टी पॉलिसी, जाती राय भी होती है, जाती राय भी बंदा देता है, तो ऐसी राय दे, ऐसी बात करे जिससे इस तरह की बू नहीं आनी चाहिए कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ। अच्छा, शर्मिला फारूकी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इस वक्त शदीद तनकीद कर रहे हैं जिस तरह से 70 साल से सियासत होती रही। उन्होंने पहले बुजुर्ग सियासतदानों की बात की, अब उन्होंने वजाहत भी की है कि पुराने सियासतदानों की नहीं, 70 साल पुरानी सियासत जिस तरह से है उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है और जिस समत में मुल्क जा रहा है इससे मसाइल बढ़ेंगे। अभी एक हालिया सर्वे आया, शहबाज राना साहब बहुत बड़ा नाम है,
इकॉनमी में, और उन्होंने इसको शेयर भी किया ट्रिब्यून में। उन्होंने कहा है कि ये 90% पाकिस्तानी, इस वक्त सर्वे आया है कि वो मुतमईन नहीं है उस समझ से भी वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये जो वक्त गुजरा है, अगर उसकी बात करें तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम इसलिए कामयाब नहीं हुए, या हुकूमत इसलिए कामयाब नहीं हुई कि हमारे इत्तेहादी खिदमत करने की बजाय अपनी ज़ाती दुश्मनियों पर तवज्जो देते रहे। इस पर हम आगे ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर आप फरमा दीजिए कि ये क्या वजह थी, जब अगर ज़ाती दुश्मनियाँ थीं तो उस वक्त क्यों नहीं बिलावल साहब ने पॉइंट आउट किया, साथ क्यों देते रहे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने तो नफ़रत और दुश्मनी की सियासत को बहुत अरसा कबल दफन कर दिया। हमारी जमात में इसके लिए कोई स्पेस नहीं है। हमारे बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी जान का नजराना दिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई, हमारे हज़ारों कारकुनान शहीद हुए, कोड़े खाए। इस मुल्क में जमहूरियत के लिए हमने बड़ा खून दिया है। हम इस मुल्क में खून रेजी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमने नफ़रत की सियासत बहुत पहले छोड़ दी थी। और आपको वो वक्त याद होगा कि जब लंदन में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नवाज़ शरीफ के साथ मीसाक़े जमहूरियत पे दस्तखत किए थे। ये सब चीज़ें हमारे पीछे थीं। वी हैड अ हिस्ट्री एंड वी हैड अ वेरी वेरी एक्रिमोनियस हिस्ट्री। लेकिन हमने सबको भुला दिया। हमने मिसाक़े जमहूरियत पे साइन किया। हमने कहा आगे मिलकर चलेंगे इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। बीवी शहीद वापस आई, उसके बाद रास्ते हमवार हुए मियाँ साहब के वापस आने के, तमाम चीज़ें। अभी भी देखिए PDM हमने बनाई, बहुत बड़ी कामयाबी है कि अपोजिशन की तमाम जमातें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करना, ये पीपल्स पार्टी का काम था और कोई इस काम का बेड़ा नहीं उठा सकता था और कामयाबी से पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर भी एक नफ़रत की सियासत ने जन्म लिया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद हमने शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया। हमने कहा कि आपका हक बनता है वज़ीर आज़म बनने का। अभी भी हम एक नई सियासत के ऊपर अमल पैरा हैं, और वो सियासत ये है कि इसमें दुश्मनी, झगड़ा, बदकलामी, खून रेजी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो ये कहते हैं आज भी कि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, इस मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेकाम आना है, तो हम सबको साथ मिल के चलना पड़ेगा। हम ये कहते हैं, हम चाहते थे कि मियाँ साहब वापस आएँ, और ये अच्छी बात है कि मियाँ साहब वापस आए और पाकिस्तान के इस सियासी मंजर के अंदर अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। ही इज़ अ सीनियर पॉलिटिशियन, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ही कैन, उनका बहुत इनपुट हो सकता है। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं, और ये इस मुल्क की बका के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शंस हों। वोट को इज्जत दो का नारा इन्होंने लगाया, हम इनके साथ हैं। हम भी यही कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम को फैसला करने दें जी। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई काम होगा तो पीपल्स पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा। इस मुल्क में अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस को पीपल्स पार्टी नहीं फलने फूलने देगी। अच्छा, और शायद वो 18वीं तरमीम पर भी इसीलिए पीपल्स पार्टी रिएक्शन दे रही है। ब्रेक लेते हैं, शर्मिला साहबा साथ रहिएगा। रफ़ीक रिजवाना साहब से भी इसका जवाब लेंगे। जो बिलावल ने कहा है कि जी ये लोग इसलिए सियासत में आना चाहते हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, कि ताकि इंतकाम ले सकें। क्यों बिलावल ने कहा, इस पर नून लीग क्या सोच रही है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं, वहाँ जलसों से खिताब कर रहे हैं और पुरानी तर्ज सियासत और पुराने सियासतदानों को खूब निशाना बना रहे हैं। जी रफ़ीक रिजवाना साहब, ये पुरानी तर्ज सियासत क्या नून लीग भी समझती है? 70 साल से जिस तरह सियासत की गई है उससे मुल्क को नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, मगर यह कि अगर इत्तेहाद होता तो शायद ये मुल्क कहीं बहुत आगे चला जाता। नुकसान जमहूरियत में कभी नुकसान नहीं होता, और नुकसान अगर हुआ है तो ये ऐसी वो आमराना कुव्वतों के इंटरवेंशन से हुआ है, उनकी मुदाखलत से हुआ है। फिर उसके बाद अदलिया का बाज़ केसेस में ऐसा रोल रहा कि उन्होंने जमहूरियत को पनपने ही नहीं दिया। इस पर तो किसी जमात को इख्तलाफ ही नहीं होगा, जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं किसी सियासी जमात को मुरद इल्ज़ाम ठहराने की बजाय मैं इन चीज़ों को कह रहा हूँ कि जो जो चीज़ें इंटरप्ट करती रही, जिन जिन चीज़ों की वजह से मुदाखलत हुई, जिन जिन तरीकों की वजह से जमहूरियत के उस दरख्त को या उस पौधे को पनपने नहीं दिया गया, तो अब बात रही बात ये कि जी अब जो बिलावल साहब जो कुछ कह रहे हैं, उन्होंने अब सियासी एक माहौल है, बरखुरदार हैं, हम उनके लिए
दुआ गो है कि अल्लाह उनको जिंदगी दे। कहा कि इसीलिए कामयाब नहीं हुए कि इंतकाम का निशाना बनाया गया और ये अब भी आकर जो हुकूमत बनाना चाहते हैं वो इंतकाम मेरी मैंने गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, इसको एज ए होल देखिए, किसी एक लफ्ज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी एक फिक्रे को एज ए होल देखे, ओवरऑल देखे तो इस पर किसी जमात के खिलाफ भी है कि पाकिस्तान की सियासत में जमहूरियत के साथ जो शफून मारा गया और उसके बाद जो सियासी तौर पर अदालती फैसले आए, तो हर किसी का रोल अगर सामने रखे तो हर जगह पे हमें बेहतरी की गुंजाइश और बेहतरी करनी चाहिए। तो इस बात को 70 साल के सियासतदान या 70 साल की सियासत को सारे को एज ए होल मलाइन करने की बजाय, मुरद इल्जाम करने की बजाय इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि हमारी सियासत में, हमारी जमहूरियत में जो पिछले 70 साल से तजर्बात हुए हैं और जो जो उसमें खामी हैं, जो जो उसमें नुकसान हुआ, उसको सामने रख के आगे बेहतरी की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। और बिलावल साहब को जो मैं मशवरा दूंगा वो कहेंगे आइए मैं आपको अच्छी मशावरत देता हूँ, यंग आदमी है, उनकी यंग जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, हो सकता है उनकी तालीम भी ज्यादा है या उनकी BNB होगी, आए अपना वो कंट्रीब्यूट करें। अगर सियासत में आगे वो फिर दोबारा पार्लियामेंट में आते हैं तो वो फिर आए अपना कंट्रीब्यूट करें। वाई नॉट। ये नौजवान हमारा सरमाया है, मगर इस सरमाए को संभल के खर्च करना चाहिए, फजूल जाया नहीं करना चाहिए। अब ये शर्मिला साहब 70 साल की सियासत का बार बार हवाला दे रहे हैं बिलावल साहब, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी का भी तो दौर है, क्या वो समझते हैं कि वहां भी गलतियां हुई हैं? देखिए जी, हर दौर से सीखा जा सकता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या, बीबी साहिबा की 2.25 साल 2.5 साल की हुकूमत रही है। एक तवील अरसा पाकिस्तान के अंदर एक चेकर्ड हिस्ट्री है अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस की, आमराना दौर की, जिससे पाकिस्तान कई दिहाई पीछे चला जा चुका है। अच्छा, अब अगर आप अभी भी देखें जो जमहूरियत का एक तसलसल जारी, लूड़ी लंगड़ी जमहूरियत बेसाखियों के ऊपर, कभी सेलेक्ट हो रहे हैं, कभी किसी के थ्रू आ रहे हैं, कभी किसी के थ्रू आ रहे हैं। इस सियासत का ख़ात्मा होना चाहिए। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ये जो पुरानी सियासत है ना, इसको कहीं दफन हो जाना चाहिए। दिल खोलें, घर खोलें, दिमाग खोलें, बैलेट के ऊपर फोकस करें, लोगों को फैसला करने दें, तस्लीम करें लोगों की राय। पीपल्स पार्टी हमेशा समझती है कि ताकत का सर चश्मा आवाम है, और आप यकीन करें कि चाहे हमारे ख़िलाफ़ IGI बनाएं, चाहे हमारे ख़िलाफ़ पेट्रियट्स बनाएं, चाहे हमारे ख़िलाफ़ IPP बनाएं, हम फिर भी मैदान छोड़ के नहीं भागते, हम फिर भी मुकाबला करते हैं। एक वक्त था बीबी साहिबा 17 मेंबरान के साथ अपोजिशन में बैठी थी। अगले इलेक्शन में शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, वो खातून थी, तनहा लड़ती रही। मियाँ जेल में, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दर बदर पूरे पाकिस्तान की अदालतों में घूमी है वो खातून। जी। लेकिन उसकी हिम्मत को आप सलाम दें कि वो वापस आई। बिल्कुल, उसको मालूम था जान को खतरा है, उन्होंने शहादत नोश की। बात यह है कि इस मुल्क में अगर आपने हकीकी जमहूरियत को पनखने देना है, अगर आपने इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने, और सियासी इस्तेहकाम के बाद ही मौशी इस्तेहकाम आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। लेकिन तो आपको इस मुल्क के कहीं तो हमारे सियासतदानों में कमजोरी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, नहीं चल पाती बातचीत, ज़्यादा पुरानी बात ही नहीं करते, वरना तो फिर महमूद कर्नल भी आ जाता है, साथ चलने की बातें भी होती हैं। पहले काबीना में भी हमने देखा नून लीग भी साथ शामिल थी मुशर्रफ दौर के बाद। वो एक कहानी में बार बार नज़र आता है कि वादे होते हैं, लगता है कि अच्छा जी साहब चलेंगे, फिर टूट जाते हैं। अभी अब ये 16 महीने PDM का देख लें, उस वक्त भी सारा ये लग रहा था कि अच्छा जी अब कोई ऐसा मामला नहीं होगा। सब ने एक्सटेंशन वाले मामले भी इकट्ठे रहे बाजवा साहब के एक्सटेंशन में, उसके बाद आज फिर हम देख रहे हैं इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। तो कहीं तो हमारे सियासतदानों की कमज़ोरी है कि जिसको जहाँ मौका मिलता है तो वो सिलेक्ट होने के लिए तैयार होता है। मैंने आपसे कहा ना, जब तक आप बिकने को तैयार हैं तो बाज़ार में बड़े ख़रीदार बैठे हैं। बात यह है कि अगर आपको अपने आप पे एतमाद है, अपने पॉपुलैरिटी पे एतमाद है, अपनी कारकर्दगी पे एतमाद है, तो आप फिर ना बिकेंगे ना बेसाखी ढूंढेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शंस पे जाएंगे, जो कि पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव कि बलूचिस्तान से कौन पीपल्स पार्टी में आ रहे थे उनको रोक दिया गया, या पंजाब में कौन पीपल्स पार्टी में आ रहे थे उनको रोक दिया गया, हमें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। वी विल स्टिल कंटेस्ट, और इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, रिजवाना साहब, ये कहाँ से मामलात आप समझते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के अलावा सबके साथ चला जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत क्यों नहीं हो पा रही?
दोबारा दोहराइएगा। मुझे सबसे सीट रिस्पेंट की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी भी हाल ही में साथ थी, तो पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं इस तरह की कोई बातचीत के दरवाजे खोले जा रहे? जिस तरह बाप पार्टी आ गई, जिस तरह मौलाना साहब के साथ चल रहे हैं, ये सारी पार्टीज अभी साथ ही थी सिवाय पीपल्स पार्टी के। देखिए, जो पीडीएम का इत्तेहाद था वो उस वक्त का एक इत्तेहाद था और ये इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं है। और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन जो है बहुत बड़े कंटेंडर है सियासत में। तो अगर मेरी नजर में दोनों इकट्ठे हो जाएं अगर इलेक्शन से पहले, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन का चार्म क्या रहेगा? इस तरह तो खैबर पख्तूनख्वा में फजल रहमान साहब भी मद्दे मुकाबिल हुआ करते थे सर, और उनके और एनपी अलग होते थे। जी जी, वो अपनी जगह पे है, जहाँ से हम कर रहे हैं, जहाँ से हमारे इसको उस पे कहते हैं अंग्रेजी में कि ये एक हमारे पुराने आर्च राइवल्स है पॉलिटिक्स पे। जी, आर्च राइवल्स, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये दोनों जमातें रहेगी को आवाम के लिए इलेक्शन का चार्म होना चाहिए, और मुख्तलिफ ये जो अपने अपने मंशूर हैं जमातों दोनों के अपनी जगह पे हैं, पर मकसद पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत होना चाहिए। और तो बड़े देखिए, इस वक्त इस इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। वो हुकूमत करना इतना आसान नहीं होगा, चाहे किसी की भी हुकूमत बने। हम अपने दावे कर रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं, हमें कुछ नजर आ रहा है कि हालात ऐसे हैं, इत्तेहाद हो रहे हैं, तो हो सकता है मेजोरिटी मस्टर कर जाए। फर्ज किया किसी और की भी अगर हुकूमत बनती है तो सबके लिए चैलेंज है। अब सोचना ये है कि जो भी चैलेंज होगा, क्या वो चैलेंज सारे हम हुकूमत के सर पे डाल दे आने वाली पे, या उस हुकूमत के साथ हाथ बटा के पाकिस्तान की खिदमत करें और उसकी हुकूमत के साथ हम अपनी जो है ना कारकर्दगी जो आने वाले वक्त के लिए हम सारी बैठ के काम करें और अपनी परफॉर्मेंस दें, ताकि अवाम को फायदा हो, जिनके नाम पे हम सारे वोट, जिनको जाके हम वोट लेते भी हैं और उनको सब्ज और पता नहीं किस किस किस्म के बाग दिखाते हैं। तो उस हवाले से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आगे कलेक्टिव एफर्ट्स होंगी तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इकोनॉमिक इशू बहुत बड़ा है। हमें जो 14 महीने की जो अमूमन ये गिले दिए जाते हैं, शिकवे किए जाते हैं, मेरे साथ कोई इकोनॉमिस्ट बैठा दे, मैं खुद इकोनॉमी को समझता हूँ, मैं भी एक माशियात का भी तालिब इल्म हूँ। किसी को बैठा दे, मुझे बता दे 16 महीने में इससे ज्यादा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के अलावा पाकिस्तान की सिंध सीधी करने के लिए जो कुछ हो सकता था किया। उसको आप ये कहते हैं कि अरसा दराज से पाकिस्तान की मैशत जिस हालात का शिकार थी, पाकिस्तान का ट्रस्ट डेफिसिट है, FBR पे लोग एतबार नहीं करते, अदरवाइज डेफिसिट है, तजारती खसारा है, कितने मसाइल हैं, किसी के पास 14 महीने में हल है तो बता दे। मैं चैलेंज तो नहीं करता, बता दे 14 महीने में क्या हल था और क्या हल हो सकता है। इसीलिए मैं माजरत के साथ तमाम दोस्तों को कहूँगा, मैं अपने मौजूद नाज़रीन से कहूँगा कि आप किसी इस तरह के नारे पे यकीन करने की बजाय तमाम सियासी जमातों से मुतालबा करें कि आप मिलके काम करें। हुकूमत जो भी चलाना चाहता है चलाए, जिसकी बनती है बनाए, मगर मिलके काम करें और अपने लोगों को, आवाम को इस महंगाई से निजात दिलाएं, रोजगार पैदा करें। बहुत ही लंबी स्ट्रेटेजी चेंज चाहिए और स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। उसके अलावा पाकिस्तान इस तरह खुदा न खास्ता नहीं चल सकता। अच्छा, ये हर कोई हुकूमत करके घर चला जाएगा और इल्जाम जो है ना आने वाले बंदे जाने वाले में डाल देंगे, इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा, ऑल द पॉलिटिशियंस शुड स्टैंड रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सही। जरूरी नहीं कि अपोजिशन का काम है, अपना हुकूमत का काम है, अपोजिशन का भी काम है गाइडलाइन दे। अपोजिशन का काम भी है कि तामीरी तनकीद करे, हुकूमत को रास्ता दिखाए अगर हुकूमत भटक रही। और रिजवान साहब, उसमें यकीनन आप भी इत्तेफाक करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सबको बराबर मौके वो आगाज है, वरना आप जो कह रहे हैं कि वो इतराजात होते रहेंगे, कोई मैशत बेहतर नहीं हो सकेगी, वरना हो जाती नहीं। देखे, इलेक्शन पर इतराज जो है ना, वो अगर इलेक्शन वाले दिन कोई बात है इलेक्शन पे होती है, चलो प्री इलेक्शन भी कोई बात है तो जरूर आवाज उठानी चाहिए। इलेक्शन जो है आइन के तहत फ्री एंड फेयर कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आपको लगता है सर इस वक्त बिल्कुल सही माहौल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए? प्री पोल कोई रिगिंग नहीं हो रही, सबको इजाजत है निकलने की, तमाम पार्टीज, हर पार्टी इसमें आ सकती है, जहां चाहे कोई जलसा कर सकती है, रैली कर सकती है। बेसिक जो है ना जमहूरियत का तालिब इल्म,
मैं तो कहता हूँ बेसिक असूल तो ये है कि इस सूरत हाल में या हर इलेक्शन की सूरत हाल में हर किसी को आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि वो अपनी जाके कैंपेन करे, अपनी वो जाके जलसा जलूस कानून के दायरे के अंदर रह के करे और इलेक्शन में चले। फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए जरूरी, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वो गड़बड़ होती है, खुदा न खास्ता तो फिर वो इलेक्शन डिस्प्यूटेड हो जाएंगे। ये और बात है कि मैं जीत जाऊं तो आप हार जाए तो आप कहें डिस्प्यूटेड है, लेकिन आपको आप जीत जाए तो मैं कहूँ जी बेईमानी होगी, इसमें रिगिंग होगी, या फिर इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा। सही है, बिल्कुल सही है शर्मिला साहब। यानी आप देख लीजिए नून लीग जो है वो उसकी तरफ से बड़ा वाज़ेह है, कोई प्री पोल रिगिंग नहीं हो रही, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसी के लिए कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी को क्यों फिर खदशात हैं? क्यों आप समझते हैं कि कोई प्री पोल इस वक्त कोई मसाइल हैं, एक प्री पोल रिगिंग का माहौल है? और दूसरा ये भी कि जिस तरह अभी रिजवाना साहब फरमा रहे हैं कि 16 महीने से जज नहीं करना चाहिए किसी को, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था परफॉर्मेंस किसी भी मईशतदान से आप पूछ लें। बिलावल साहब कहते हैं कि हमसे भी पूछ लें जो जो हमारे पास वजारत थी, और दूसरों से पूछ लें वो तो मुंह छुपाते फिरते हैं। देखिए जी, हमारे पास जो वजारतें थी उसके तो हम जवाबदेह हैं, और हमने हमारी जो कारकर्दगी इन वजारतों के अंदर वो आपके सामने है। बिलावल भुट्टो जरदारी एज ए यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, और अगर उनको आइंदा इलेक्शंस के अंदर वज़ीर आज़म बनने का मौका मिलता है तो इंशाल्लाह आप समझ सकते हैं कि वो कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। आगे रही बात कि देखिए इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का क्या मतलब है और उसका प्री रिक्विजिट क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड है जी। जिस तरीके से PMLN के गवर्नर हाउस पंजाब में इजलास होते हैं, उनको दावत दी जाती है, तो पीपल्स पार्टी को भी बुला लें, PTI को भी बुला लें। बात यह कि आपने सबको बराबरी का मौका देना है। किसी को ये तासुर भी नहीं मिलना चाहिए कि जी फ़लाँ जमात के साथ कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फेवर किया जा रहा है। जहाँ वो जाते हैं उनको स्टेट प्रोटोकॉल मिलता है, राजा परवेज़ अशरफ को भी दे दें, गिलानी साहब को भी दे दें, खाकान अब्बासी को भी दे दें, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं। बात यह है कि इंटरम सेटअप क्यों आती है, इंटरम सेटअप का क्या मकसद है, क्या मतलब है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड देना, इलेक्शन कमीशन की मावनत कराना, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शंस के अंदर, ये काम है। तो ये माहौल तो बनाएं आप। अगर एक तरफ एक जमात जो है उसमें शमूलियत के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, आप उनको रोक दें, आप कहें यहाँ नहीं उधर जाएं, तो फिर ये क्या है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ना। आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप लोगों को उनकी राय का इजहार करने से रोक रहे हैं और जबरन कहीं और भेज रहे हैं क्योंकि आपने वो सेलेक्ट कर लिए हैं। देखिए ये तमाम चीज़ें इस मुल्क में होती आएंगी और हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। अब इनका खात्मा होना चाहिए, और ख़ात्मा कैसे होगा? जब तक आप और मैं बिकने को तैयार नहीं होंगे। अगर हम तैयार बैठे हैं, मैं नहीं बिकना चाहती लेकिन आप बिकना चाहते हैं, तो आपके लिए तो ख़रीदार है ना। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, रफ़ीक रिजवाना साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। कराची में जो अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि एक डकैती की वारदात होती है और उसके बाद CCTV फुटेज की मदद से इंक्वायरी होती है और पता चलता है कि जी DSP जो हैं अंडर ट्रेनिंग वो इसमें मुलव्वस हैं, फिर उनको गिरफ़्तार भी किया जाता है, अब मुकदमा भी चल रहा है। आमिर मंसूर लॉयर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, DSP साहब के वकील हैं, वही हमें ज्वाइन करें फ़ोन लाइन पर। आमिर साहब ये जो आप बात फरमा रहे थे मैं सुन रहा था, क्या कभी इस तरह होता है कि अंडर ट्रेनिंग DSP जो है वो भी कि अगर ये फिर किस लिए गए थे, ये इनको साथ किस लिए ले जाया गया था? देखिए ये उनका मौक़िफ़ नहीं है कि DSP उमैर जो है वो उनके साथ गया था। उनका कहना यही है कि DSP नहीं गया था, DSP को SSP साहब ने सुपरविजन के लिए छोड़ के गए थे कि आप सुपरवाइज करें, ये रेड जो कंडक्ट हो रहा है ये सही तौर पे हो जाए, और उसके हिसाब से SSP साहब ने नफरियाँ बांधी और वहाँ पे जाके रेड कंडक्ट हुआ, और जो फिर मामला आपके सामने मीडिया के थ्रू पता चला और फिर FIR रजिस्टर हुई है। मेरे क्लाइंट तो एक अंडर ट्रेनिंग DSP है, ये कानूनी तौर पे तो ये कहीं रेड कंडक्ट कर भी नहीं सकता, ना इसको आप डिप्यूट कर सकते हैं कहीं पर भी। जी, तो ये जो आप बात कर रहे थे फिर ये DSP का मौक़िफ़ नहीं है जिसके आप वकील हैं? नहीं, ये DSP का भी मौक़िफ़ यही है। अगर आप DIG साहब वेस्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट देखिए, पहली तो बात ये है कि जो SHO डिफेंस है जिसने वो तमाम के तमाम पैसा और सोना वापस किया है, वो भी SSP साउथ इमरान कुरैशी के कहने पे किया, जो इंक्वायरी कहती है। अच्छा। और इंक्वायरी एक और चीज़ का भी ताउन करती है, वो ये कहती है कि जनाब ये रेड जो है
पढ़ने से पहले 19 तारीख की दोपहर 18 की दोपहर में एसएसपी वेस्ट और डीआईजी वेस्ट के इल्म में एसएसपी इमरान कुरैशी ले आया था कि आज रात को यहाँ पर छापा पड़ेगा। तो जो डीआईजी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है वही डीआईजी जो मेरे क्लाइंट को एक्यूज ठहरा रहा है, उसी डीआईजी की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी उसको कि आज रात को यहाँ पर ये काम होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अंडर ट्रेनिंग डीएसपी साहब हैं ये तो और भी ऐसी वारदातों में मुलव्वस हैं, ये भी कहा गया। नहीं, वो एक एलिगेशन लगाई गई है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके तहत ये सारा टोबैको और ये जितना शीशा है ये बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। तो इन कंप्लाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये कोई अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी ऐसे काम को बंद करवाया हो तो उसने लीगल लॉफुल किया इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये करने क्या गए थे ये सब लोग फिर वहां पर? इनके पास कोई सोर्स रिपोर्ट थी कि यहाँ पर कोई टेरर फाइनेंसिंग के डॉक्यूमेंट्स रिकवर हो सकते हैं और उस सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पे ये साउथ की पुलिस जो है वहां पर रेड कंडक्ट करने गई थी। अच्छा, और वहां से फिर ये 2 करोड़ रुपए और 60-70 तोले सोना ये वहां से? ऐसा नहीं था। ये उनका अपना केस है कि वहां से एक उनको बैग मिला जिस बैग पे ताला लगा हुआ था और घर वालों को जब कहा कि इस ताले को खोलें तो दे वर रिलक्टेंट। तो साउथ पुलिस ने क्या किया, वो बैग, लैपटॉप्स और सेल फोन अपनी कस्टडी में ले लिया अंडर द सीजर मेमो। लेकिन जब उसको खोला गया लाके तो पता चला कि उसके अंदर ये रकम है जो टेरर फाइनेंसिंग के जरिए में नहीं आती और वो रकम जो है एसएसपी के हुक्म पे वापस कर दी। आप ये मानते हैं कि ये छापा गैर कानूनी था? मेरी नजर में अगर कानूनी नजर में देखेंगे तो ये गैर कानूनी छापा है। ठीक, और जिन्होंने गैर कानूनी छापा मारा है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? देखें, मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आज सुबह भी जज साहब से बताया कि एसएचओ डिफेंस शौकत साहब जो थे वो अभी तक पोस्टिंग पे थे। एसएसपी साहब को इस केस में इम्प्लीकेट ही नहीं किया, जिनकी हिदायत पे सारा काम हुआ। तो आपके सामने और इंक्वायरी रिपोर्ट जो बन रही है, डीआईजी साहब बना रहे हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट में वो लिखते हैं जिसकी फाइंडिंग में कि हाँ मेरी नॉलेज में था, मुझे एक दिन पहले एसएसपी ने बता दिया था, एसएसपी वेस्ट और डीआईजी वेस्ट को। तो ये जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ स्पीक्स, वो बता रहा है कि भाई सबकी नॉलेज में था, बट लेकिन मुल्जिम उसको बना दिया जो कि अंडर ट्रेनिंग डीएसपी है जिसका कोई कंसर्न ही नहीं है, ना वो मौके पे गया, ना वो रेड का हिस्सा था। अच्छा। ना उसके पास जरूर वो एसएसपी के साथ ट्रेनिंग पे था और उसके जब ये सारी रिकवरीज आई हैं तो वहां सीजर मेमो बना इन हिज प्रेजेंस। ही कैन बी द बेस्ट विटनेस ऑफ द केस, उसको तो गवाह बनाना चाहिए उनको। लेकिन आपकी बात में सुन रहा था, आपने कहा जी वो प्राइवेट उन्होंने गार्ड भी रखा हुआ डीएसपी साहब ने, 5 प्राइवेट अफराद भी इसमें जिम्मेदार ठहराए गए हैं, ये सारे मिलकर ये छापे मार रहे थे। देखें, वो जो मेरा जो क्लाइंट है वो एक अंडर ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर अभी डीएसपी है, उसको वहां पर उसके पास जो है अपना प्राइवेट गनमैन मौजूद है उसके पास। उसको तो कोई एलोकेट भी नहीं हुए, कोई गनमैन, कोई प्राइवेट, कोई कांस्टेबल्स, कुछ भी नहीं। वो खुद एक अंडर ट्रेनिंग है अभी। और अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स जो हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड फॉर रेड्स एनीवेयर। वो नहीं, उनको नहीं भेज सकते आप। जो ट्रेनिंग जिनकी है, जो कॉम्पिटेंट हैं, जब भी देखिए ना फाइंडिंग क्या कहते हैं डीआईजी कि एसएसपी ने नॉन कॉम्पिटेंट आदमी को ये काम दिया था। तो ये 1 करोड़ 5 लाख रुपया जो एसओ डिफेंस कह रहा है वो फराहम किया गया, ये सारी रकम ये फिर कहाँ से निकल आई है? ये जब बैग का ताला तोड़ा, दफ्तर लाकर कि इसमें कोई टेरर फाइनेंसिंग की डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे तो ये रकम निकली। एसएसपी साहब को इन्फॉर्म किया साउथ की पुलिस वालों ने जो कि रेडिंग पार्टी का हिस्सा थे। एसएसपी ने कहा कि एसएचओ डिफेंस को कि एसएचओ पीराबाद को बुलाओ और बुलाने के बाद उन लोगों को लेकर आओ, ये पैसे वापस कर दो। ये इंक्वायरी कह रही है, ये पुलिस और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की फाइंडिंग कह रही है। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये छापा गैर कानूनी था और इस तरह की पुलिस काम करती रहती है, छापा मारे और जाकर गैर कानूनी तौर पर आप जाएं और रकम वहां से मिली है और उसको ले आए? देखिए, कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए इसके अंदर, तो मेरी नजर में गैर कानूनी छापा है। ठीक है, आमिर मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो इसमें डीएसपी साहब इंक्वायरी में मुलव्वस पाए गए हैं, अब कार्रवाई की जा रही है, उनके वकील हमारे साथ थे, आपने उनका मौक़िफ़ भी देख लिया। लेकिन ये अजीबोगरीब वाक़या है कि जहाँ पर नज़र आ रहा है कि गैर कानूनी छापा मारा गया और उसमें पुलिस एहलकार मुलव्वस पाए गए, उसमें अंडर ट्रेनिंग डीएसपी भी है, उसमें एसएसपी भी हैं। और अभी वकील साहब कहते हैं डीएसपी नहीं है तो अंडर ट्रेनिंग थे, लेकिन एसएसपी साहब का कसूर है, उनके खिलाफ उस तरह कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन ये लगता है कि उनकी आपने बात भी सुनी, कहते नहीं बिल्कुल गैर कानूनी छापा था, इस तरह से नहीं छापे मारे जाते। लेकिन जाकर रकम भी बरामद कर ली गई और उसके बाद कह रहे हैं जी वापस की गई है। अब ये रिपोर्ट आईजी को पेश कर दी गई। देखते हैं इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये आम लोगों की तरफ से कई दफ़ा इस तरह के
बयानात सामने आते हैं कि जी पुलिस खुद इस तरह के केसेस मुलव्वस होती है या वो डाकुओं के साथ मिल जाती है, लेकिन यहाँ तो ये पता चला कि पुलिस वाले खुद ही डाकू निकले थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।